नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। 20 फरवरी को दिल्ली के नए सीएम की शपथ, 19 को विधायक दल की बैठक। शपथ में पीएम समेत 20 राज्यों के आएंगे मुख्यमंत्री। विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित, कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित और विपक्ष के हंगामे के बाद कार्रवाई स्थगित। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की वजह आई सामने, आरपीएफ की रिपोर्ट। कुंभ स्पेशल ट्रेन के प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हुआ था हादसा। रणवीर इलाहाबादिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, रणवीर इलाहाबादिया की गिरफ्तारी पर रोक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकते रणवीर। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त, राहुल गांधी ने नियुक्त का किया विरोध। और महाकुंभ प्रयाग, अयोध्या, काशी और श्रद्धालुओं से ओवरलोड, स्थानीय लोग परेशान। समापन में 9 दिन बाकी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और इसी बीच राजधानी दिल्ली से आ रही है बड़ी खबर। दिल्ली से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के चर्चा है। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर के चर्चा की जा रही है। वहीं तैयारियों को लेकर के प्रदेश कार्यालय में बैठक भी हुई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए। 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक की जाएगी। वहीं 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। तो बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए हैं और इसी के साथ ही 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक भी की जानी है। 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा और उससे पहले बैठक की जाएगी। दिल्ली से ये अहम खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी विधायक दल की बैठक को लेकर के चर्चा जो कि तेज हो चुकी है और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों को लेकर के विशेष तौर पर ये चर्चा की जा रही है। तो प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई और बैठक के दौरान चर्चा की गई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल हुए हैं और कौन होगा अगला मुख्यमंत्री, बीजेपी की ओर से कौन सा वो चेहरा होगा। दिल्ली में इस पूरे ही मुद्दे को लेकर के, इस पूरे ही विषय को लेकर के चर्चा की गई है बैठक में। तो तैयारियों को लेकर के चर्चा की गई है और 20 फरवरी को शपथ ग्रहण समारोह होगा। बीजेपी शासित जो प्रदेश हैं वहां से मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह के आयोजन में और इसी के साथ ही तैयारियों को लेकर के बैठक में फिलहाल चर्चा की गई है। तो दिल्ली प्रदेश कार्यालय, चूंकि बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में ये बैठक की गई है। और अलीगढ़ से खबर बताते हैं, जहां पर यमुना एक्सप्रेस वे पर भीषण हादसा हुआ। भीषण हादसे में एक की मौत है, एक घायल बताया जा रहा है। कुंभ से लौट रहे दोस्तों की कार डिवाइडर से टकरा गई और कार में सवार एक दोस्त की मौत हो गई, दूसरा घायल बताया जा रहा है। गाजियाबाद निवासी 2 दोस्त हादसे के शिकार हुए हैं। पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और यमुना एक्सप्रेस वे 52 व 53 स्टोर मिल के बीच ये हादसा हुआ है। और खबर आपको बता रहे हैं, कुंभ से लौट रहे दोस्तों की कार डिवाइडर से जाकर टकरा गई। कार में सवार एक दोस्त की मौत हो गई है, दूसरा घायल बताया जा रहा है।
साथ ही गाजियाबाद निवासी 2 दोस्त हादसे के शिकार हुए हैं और इसी के साथ ही पुलिस ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती भी कराया है। रायबरेली से आ रही है इस बीच खबर, जहां पर अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी के गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और टप्पेबाजी की घटनाओं को अंजाम देते थे गिरोह के सदस्य। एसओजी व पुलिस टीम ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और पकड़े गए अभियुक्तों में 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। सभी शातिर अभियुक्त तमिलनाडु राज्य के रहने वाले बताए जा रहे हैं और गिरफ्तार अभियुक्त के पास से सोने चांदी के आभूषण भी मिले हैं। और घटना को अंजाम देने वाला वाहन भी बरामद हुआ है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह ने इस बात का खुलासा भी किया है। इस पूरे टप्पेबाजी का खुलासा हुआ है। डॉक्टर यशवीर सिंह की ओर से ये बड़ा खुलासा हुआ है। तो 4 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। अंतर्राज्यीय टप्पेबाजी के गिरोह का ये बड़ा जो खुलासा है पुलिस की ओर से की गई है। और इसी के साथ ही साथ आपको ये खबर बता रहे हैं रायबरेली से। देखिए, आज एक शातिर गैंग को एसओजी की टीम ने, सर्विलांस की टीम और कोतवाली रायबरेली की टीम ने पकड़ा है। इसमें टोटल 6 लोग हैं इस गैंग में। 4 महिलाएं हैं, 2 पुरुष हैं और ये लोग भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में, मार्केट में एवं मंदिर इत्यादि जगह पर महिलाओं के साथ में जो सोने के आभूषण पहनी रहती हैं महिलाएं, उनके साथ में टप्पेबाजी और उनके गले से चोरी करती हैं चेन। इस तरीके के गैंग को पुलिस ने पकड़ा है। और रायबरेली से खबर, जहां पर प्रयागराज को जाने वाली ट्रेनें निरस्त की गई हैं। आधा दर्जन से अधिक ट्रेनें निरस्त की गई हैं। वहीं 1 दर्जन से अधिक ट्रेनें 7-8 घंटे लेट हुई। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ नजर आई। प्रतापगढ़ पद्मावत ट्रेन, लखनऊ प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई। देहरादून से बनारस को जाने वाली जनता ट्रेन को भी निरस्त किया गया। ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को भारी परेशानी का भी सामना करना पड़ा। कई ट्रेनें लेट होने से यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ती नजर आई। तो रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ देखी जा सकती है। प्रतापगढ़ पद्मावत ट्रेन, लखनऊ प्रयागराज पैसेंजर ट्रेन को रद्द किया गया। देहरादून से बनारस को जाने वाली जनता ट्रेन भी रद्द की गई। ट्रेनों के निरस्त होने से यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना। जिले से लेकर के प्रयागराज जाने, जहां देखा जा रहा है कि इन दिनों आस्था की जो कुंभ में स्नान करने के लिए श्रद्धालु रवाना हो रहे हैं, लेकिन वही देखा जा रहा है कि जो ट्रेनें हैं वो निरस्त हो रही हैं या फिर लेट हो रही हैं, जिसके चलते श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना रहा है। इस समय हम रायबरेली रेलवे स्टेशन पे मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं उनकी संख्या देखने को मिल रही है। लेकिन रायबरेली में अगर आपको बता दें कि जहाँ तकरीबन 3 अधिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं प्रयागराज कुंभ जाने के, वहीं देखा जा रहा है कि तकरीबन आधा दर्जन जो ट्रेन हैं वो कहीं निरस्त कर दी गई हैं। तो 1 दर्जन से जो अधिक ट्रेन हैं वो आज यहाँ पे लेट से पहुँचने के चलते यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज़, रायबरेली। और अलीगढ़ से खबर, जहां पर नामचीन सोसाइटी फ्लैट में भीषण आग लगी। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, लेकिन ग्रीन पार्क के सोसाइटी रात ही आग लगी थी। दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है। अलीगढ़ के थाना क्वासी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो अलीगढ़ से आपको ये खबर बता रहे हैं, ग्रीन पार्क स्टेडियम के पास ये देखा जा रहा है, दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पाया है। और इसी के साथ आपको ये तस्वीर भी दिखा रहे हैं। देर रात ये ग्रीन पार्क सोसाइटी में भीषण आग लगी। दमकल कर्मियों ने आग पर फिलहाल काबू पा लिया है और देर रात बताया जा रहा है। आग लगने का क्या कारण है, अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है। और इसी के साथ ही नामचीन सोसाइटी में ये भीषण आग लगी थी। और डिप्टी कमिश्नर कानपुर फर्रुखाबाद पहुंचे। आरटीओ ऑफिस फर्रुखाबाद पहुंचने पर हड़कंप मच गया। और इसी के साथ ही नवनिर्मित आरटीओ ऑफिस में घटिया निर्माण की शिकायत में डिप्टी कमिश्नर ट्रांसपोर्ट के आरटीओ विजेंद्र
चौधरी की शिकायत में और डिप्टी कमिश्नर कानपुर जोन ने एआरटीओ ऑफिस का दौरा किया और राम रतन सोनी ने नवनिर्मित एआरटीओ ऑफिस को देखा। एआरटीओ ऑफिस का निरीक्षण, निर्माण की जो गुणवत्ता है उसको भी परखी है। मोहम्मदाबाद में नवनिर्मित एआरटीओ ऑफिस चल रहा था और नवनिर्मित का निरीक्षण करने पहुंचे थे। एआरटीओ कार्यालय, डिप्टी कमिश्नर विभिन्न लोगों को जांचा परखा है और इटावा बरेली पर एआरटीओ कार्यालय है जहां पर निरीक्षण किया गया, निर्माण कार्य को देखा गया और सामग्री परखा है। ये औचक और रूटीन निरीक्षण है। सबसे पहले जो हमारा भवन का निर्माण रहा है मोहम्मदाबाद में, तो देखा गया, रिपोर्ट देखी गई कि जो पीआर बताए कब कब कितना उसका निरीक्षण किया गया, उसकी क्वालिटी का निरीक्षण किया गया। इसके बाद इसका रूटीन निरीक्षण किया है और बाकी अभी बातचीत होगी जो प्रशासन और मुख्यालय के चर्चा होगी। और ग्रेटर से खबर आपको बता देते हैं, युवक की मामला है। क्रिकेट के दौरान हुई युवक की हत्या और शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है। पुलिस ने पोस्टमार्टम, वहीं क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ था। आरोपियों ने क्रिकेट बैट की वार करके युवक की हत्या कर दी। 3 आरोपियों को हिरासत में भी ले लिया। ग्रेटर नोएडा के थाना सूरजपुर इलाके की यह घटना बताई जाए। खबर आपको बता रहे हैं गौतम बुद्ध नगर से और इसी के साथ ही साथ युवकों में आपस में ही झगड़ा हुआ और इस बीच युवक पर बैट से हमला कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। आज दिनांक 18 फरवरी 2025 को सुबह के समय थाना सूरजपुर में सूचना मिली कि एक व्यक्ति मृत अवस्था में उसकी बॉडी मिली। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि इस व्यक्ति का नाम मनीष शर्मा है और उसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है और वो सूरजपुर कस्बा क्षेत्र का ही निवासी है। जहाँ पर बॉडी मिली थी वह एक क्रिकेट ग्राउंड के पास में एक एरिया था। जब इसमें आगे तफ्तीश की गई तो मालूम चला कि बीती शाम यानी कल शाम को मनीष शर्मा में और अन्य 3 लोगों में और कानपुर में खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग की टीमें होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों में ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही हैं। बीते सोमवार की अगर बात कर ले तो खाद्य विभाग की टीम ने शहर के प्रतिष्ठित रेस्टोरेंट में छापेमारी की और रामादेवी स्थित न्यू कालिका होटल, कल्याणपुर में होटल की डी डाइनिंग हाउस और आईआईटी गेट स्थित रेस्टोरेंट, दी हाईवे, चिकन किंग, फूलबाग स्थित होटल मंदाकिनी और कान्हा क्लासिक होटल डाउन टाउन और पार्वती बांग्ला रोड स्थित R&D हॉस्पिटैलिटी और होटल कृष्णा नगर स्थित काके दी हट्टी सहित तमाम 10 होटल और रेस्टोरेंट में छापेमार कार्रवाई की गई है। एटीएम सिटी और राजेश कुमार ने बताया है कि जिला अधिकारी के आदेश पर रेस्टोरेंट में छापेमार कर कार्रवाई की गई है। सैंपल लिए गए हैं। होटल में वेज और नॉनवेज खाद्य पदार्थ एक ही फ्रीजर में रखे मिलने पर सामग्री नष्ट करने के साथ ही नोटिस देकर जवाब तलब किया गया है। इसके साथ ही क्रीम, दही, पनीर और सफेद मिर्च पाउडर व सब्जी मसाला के नमूने भी लिए गए। एक रेस्टोरेंट में खाद्य लाइसेंस न मिलने के कारण रेस्टोरेंट के सील कर दिया गया है और वहीं एक माह में कानपुर के प्रसिद्ध व्यवसायियों पर खाद्य विभाग द्वारा 32 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। आपका ये है कि वो जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिले, इसके लिए जो है जो खाद्य उनका सैंपल आती है, उनकी जांच कराई जाती है
और वो फेल होने पर जुर्माना तहत की भी कार्रवाई होती है। तो ये जो है ये रेगुलर ये लोग कार्य हैं। कल जो है करीब होटलों में जांच किया गया जहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों खाना मिलता है, तो वो उसका अलग उनका सब किचन या अलग चीज़ें हैं कि नहीं है देखा गया। करीब 8 सैंपल भी लिए गए और एक होटल काफ़ी गंदगी और अन्य चीज़ें खराब पाए जाने पर उनको सीज भी किया गया। और सहारनपुर के थाना देहात कोतवाली क्षेत्र के रसूलपुर स्थित उमर पैलेस में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। विवाद में एक युवक मौके पर ही मौत हो गई और जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौत की सूचना के बाद शादी समारोह में कोहराम मच गया और सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पैलेस और आसपास के सीसीटीवी के आधार पर पुलिस झगड़े में शामिल लोगों की चिन्हित भी कर रही है। और वहीं देर रात को लोकसभा सांसद इमरान मसूद भी हॉस्पिटल पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात भी की और इसी के साथ ही सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी परिजनों को दिया है। थाना कोतवाली देहात के क्षेत्र के अंतर्गत उमर पैलेस पड़ता है, जहां पर एक विवाह चल रहा था। पुलिस को सूचना मिली कि उस उमर पैलेस के बाहर दो पक्षों के बीच में आपस में विवाद हो गया है और उस विवाद में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। कहाँ वाले थे और क्या? ये उसी क्षेत्र के रहने वाले थे। शादी समारोह में ये गए थे और वहीं पे इनके बीच में कुछ विवाद हुआ, जिससे विवाद का कारण क्या सामने है? अभी ये कारण सामने नहीं आ पाया है। इस चीज के बारे में भी जांच चल रही है। तो कितने घायल है? एक ही व्यक्ति जो है उनकी मृत्यु होना इसमें सामने आया है। तो मौत का कारण क्या है? मौत का कारण जो है वो पीएम के बाद ही पता चल पाएगा। अभी कोई स्पष्ट इसमें जो कारण सामने नहीं आ रहा। जैसे बता रहे सर में चोट लगी है या देखिए ये अभी हमारे लिए नहीं, ये अभी हमारे लिए डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम पैनल के थ्रू इनका जो है पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे हैं, जिससे कि सारी बातें सामने आ जाए। और बलिया से मुंबई जाने वाली कामायनी एक्सप्रेस में संदिग्ध वस्तु की सूचना पर जीआरपी, आरपीएफ और इसी के साथ ही सिविल पुलिस ने ट्रेन की सघन जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर खड़ी थी, तभी प्रयागराज कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि ट्रेन में संदिग्ध वस्तु रखी गई है। इसके बाद पूरी ट्रेन को खाली कराकर यार्ड में ले जाकर जांच की गई। बलिया के सीओ सिटी श्याम कांत ने बताया है कि प्रारंभिक जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन वृहद जांच के लिए टीमें आ रही हैं। और खबर इटावा से, जहां पर आगरा कानपुर NH-19 पर बीती रात एक बड़ा हादसा हुआ और जब नोएडा से महाकुंभ जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस ट्रेलर ट्रक से टकरा गई। हादसे में करीब 2 दर्जन यात्री सवार थे और जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जबकि बस चालक की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई है और सूचना मिलने के पर थाना पुलिस और NHAI के कर्मचारियों ने घायलों को एम्बुलेंस से महबा CHC भेजा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल इटावा रेफर कर दिया गया। पुलिस ने क्रेन मशीन की मदद से बस और ट्रक के बीच फंसे चालक को बाहर निकाला, लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी। हादसे के बाद पुलिस ने दोनों वाहनों को हाईवे से हटाकर यातायात सुचारू किया और सभी श्रद्धालु दिल्ली और नोएडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हुई है, जिसमें 23 लोग हमारे पास आए थे। इसमें एक डेड है और एक की हालत गंभीर थी, जिसको रेफर किया है। बाकी सबको चोटें थी, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया है यहाँ पे और ज़्यादातर लोगों को रेफर कर दिया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये? कुछ लोग नोएडा और दिल्ली के थे जो कुंभ जा रहे थे स्नान के लिए। काय में हुआ ये बस का हुआ है, मिनी बस थी जो शायद ट्रक में पीछे से हिट की है।
और खबर कानपुर से है, जहां आगामी 22 और 23 फरवरी को कानपुर फ्लोरी कल्चर समिति द्वारा पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। यह प्रदर्शनी जेके लॉन कमला नगर में होगी। समिति की अध्यक्ष श्रीमती उषा झुंझुनवाला, उपाध्यक्ष डॉक्टर सुषमा मानिकताला और सचिव श्रीमती राजश्री डालमिया ने इस आयोजन की जानकारी दी। 2007 में स्थापित इस समिति का उद्देश्य शहर में शोभाकार्य पौधों और फूलों की सुंदरता को बढ़ावा देना है। प्रदर्शनी में डहेलिया, गुलाब, लिली, ट्यूलिप और रजनीगंधा समेत अन्य पौधों को विभिन्न श्रेणियों में प्रदर्शित किया जाएगा और इस अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। प्रदर्शनी का उद्घाटन आईजी कानपुर जोगेंद्र कुमार करेंगे। फ्लोरिकल्चर की ओर से मैं सेक्रेटरी राजश्री डालमिया, साथ में अध्यक्षा श्रीमती उषा जी झुंझुनवाला, कंचन जी, आभा जी, मृगांकी जी। हम लोग आज पुष्प प्रदर्शनी जो करने जा रहे हैं 22-23 को जेके लॉन कमला नगर में, उसी के लिए हम आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है। 22 और 23 को हमारी पुष्प प्रदर्शनी है, जिसका उद्घाटन 12 बजे आईजी साहब जोगेंद्र सिंह जी करेंगे। यह प्रदर्शनी 7 भागों में बांटी जा रही है, जो हम पिछले 2008 से लगातार करते चले आ रहे हैं। पहले भाग में हमारे यहाँ ग्रीनरी रहती है, दूसरे में फ्लावर्स की कैटेगरी रहती है, जिसमें करीबन 60 प्रकार के फूलों की प्रदर्शनी रहती है। वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, प्रिजर्व्स हैं और आपके कट फ्लावर्स रहते हैं। और आजकल की जो रहन सहन हो गया, जहाँ पर छोटे छोटे फ्लैटों में रहते हैं, तो बालकनी में रहने की वजह से छोटे छोटे गमलों की, उनके लिए भी हमने एक सेक्शन दिया है। के थाना कोतवाली क्षेत्र के पंचवटी कॉलोनी में 2019 में शादी करने वाले संदीप बुधोलिया और सोनाली बुधोलिया के बीच सोमवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। परिवार का आरोप है कि सोनाली की हत्या की गई है और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सोनाली की 5 साल की बेटी ने पेंटिंग के माध्यम से ये आरोप लगाया कि उसके पिता ने पहले सोनाली को मारा था, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हर पहलू पर ध्यान दे रही है। किसको? इसकी माँ को। इसकी भी सर लातों से पिटाई करती थी। मम्मा जाके केदारजी को फोन लगा लो। पहले मम्मा ने मम्मा तो पापा ने मारा था और पापा ने मम्मा तो मार दिया और पापा चले गए तो फिर तू चोर आ गया, उनका दोस्त चोर बनते आ गया। वो बता कैसे मारा उनने? पापा ने बहुत जोर से चाटा मारा और डंडा से मारा और उनको मुंह बंद करते ऐसे करते मेरा तर दिया। मम्मा तो नीचे जवाई, मम्मा तो दला दबा दिए था मेरा, मैं तो तैर रही थी उनसे। पापा जी मेरी मम्मा तो हाथ लगाए तो मैं हाथ तोड़ दूँ, उनने ऐसा तर दिया मेरे मुंह में, तो मैंने मम्मा से नहीं जाए। मम्मा तो हाथ जीनों से कहाँ से पड़ता? क्या हुआ था? फिर हुआ था, फिर सब दोस्त उनके आए थे और फिर उनने कहा था ये डंडी वाइफ है, आप इसको मारो। और कन्नौज में बेखौफ चोरों का आतंक लगातार जारी है। ताजा मामला इंदरगढ़ थाना क्षेत्र मां काली देवी मंदिर का है और यहां पर चोरों ने दानपात्र सहित अष्ट धातु की मूर्तियां चोरी की। मूर्तियों पर चढ़े जेवर और अलमारी तोड़कर लाखों की चोरी को अंजाम देकर रफू चक्कर हो गए। सुबह जब मंदिर में पूजा करने आए तब उनको घटना की जानकारी हुई। चोरी की घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है और मंदिर पुजारी ने बताया है कि इससे पहले भी यहां चोरी हुई थी, लेकिन उसका अब कोई खुलासा नहीं हुआ। लापरवाही के आज ये दूसरी बार चोरी की बताई जा रही है। अज्ञात चोरों के द्वारा यहाँ पर चोरी को अंजाम दिया गया, जिन्होंने पीछे से आकर के मंदिर के जो साइड में माता रानी मंदिर में दरवाजा है उसको काटा और ताले तोड़ के मंदिर के अंदर प्रवेश हुए। वहाँ पर अंदर मंदिर के अलमारी जो है उसको तोड़ा, लाकर को तोड़ा,
कपड़े और नकदी वहाँ पर घंटे रखे हुए थे। उस घंटों को चुरा के ले गए। 2 घंटे बड़े थे, 11-11 किलो के लगभग। और अंबेडकर नगर से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर प्रयागराज कुंभ स्नान कर लौट रहा डॉक्टर का परिवार दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पूरा मामला कोतवाली अकबरपुर थाना क्षेत्र के सुखारीगंज का है और वहीं चालक डॉक्टर मनीष पांडे जो वाहन चला रहे थे उनकी मौत हो गई, जिसमें परिवार से घायल मृतक मनीष पांडे की पत्नी गंभीर रूप से घायल हैं अलका और बेटा आशुतोष शालिनी जो मृतक मनीष पांडे की भाभी थी। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिल्कीपुर से खबर है, जहां पर मिल्कीपुर विधानसभा चुनाव जीतने के बाद चंद्रभानु पासवान विधानसभा पहुंचे और के न्यूज़ से खास बातचीत करते हुए कहा कि मेरी प्राथमिकता होगी कि मिल्कीपुर की जनता के लिए काम कर सके और साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के प्यार ने ही मुझे विधानसभा भेजा है, उनके लिए ही काम करूंगा। और क्या कुछ कहा है आपको भी सुना देते हैं। मिल्कीपुर सीट जीतने के बाद चंद्रभानु पासवान जो है आज पहली बार जो है विधानसभा पहुंचे हैं। आज पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं, कैसा आपको लग रहा है, पहले तो ये बताइए। धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर भरोसा जताया, और मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करते हैं, जिन्होंने मोदी जी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अपना मतदान दिया। हम लोगों ने जन जन तक पहुँचने का काम किया। सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी उसको हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उस रीतियों से नीतियों से प्रभावित होकर माननीय मोदी जी और योगी जी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर वहां की जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, इतने भारी मतों से रिकॉर्ड हासिल किया। इसलिए मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को प्रणाम करता हूं, धन्यवाद। चंद्रभानु जी, एक चीज सवाल है कि आप समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनके बीच में रह करके काम करेंगे, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं, क्योंकि एक जीत भी आपने बड़ी हासिल की है। कोई चुनौती नहीं है, वहाँ पर मिल्कीपुर की जनता हमारे साथ है, अपना आशीर्वाद दे रही है। हम लोग उनके सुख दुख में निरंतर पहुँच रहे हैं और वहाँ के मतदाता हमारे साथ हैं, धन्यवाद। तो कैसे इस बार विकास के दौर को कैसे आगे बढ़ाएंगे मिल्कीपुर खास तौर पे, क्योंकि देखा गया है कि मिल्कीपुर में जो विकास कार्य थे वो बहुत समय से रुके हुए थे। जो भी विकास कार्य है हम लोग विकास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वहाँ के जनता तक जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं उसको हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। सरकार द्वारा जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसको हम लोग समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। एक अंतिम सवाल कि बजट सत्र को कैसे देख रहे हैं आप? अभी उस पर नहीं जाना चाहते। तो ये थे हमारे साथ में मिल्कीपुर के विधायक, जिन्होंने एक बड़ी जीत हासिल की है और पूरे देश में कहा जाता था कि सबकी निगाहें जो है मिल्कीपुर सीट पे थी, उस सीट पर इन्होंने अपना परचम लहराया है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और विधानसभा बजट सत्र का आगाज हो चुका है। ऐसे में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने के न्यूज़ संवाददाता से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यह बजट जनता के हित के लिए आएगा और जनता की हर छोटी बड़ी समस्याओं को देखकर इस पर काम किया गया है। के न्यूज़ के साथ बातचीत में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने क्या कहा है और क्या कुछ कहा है, ये भी आपको सुना देते हैं। विधानसभा सत्र का आगाज हो चुका है, इसमें बातचीत करें। सुरेश खन्ना जी हमारे साथ में हैं। सत्र कैसे देख रहे हैं इस बार का बजट? इस बार का बजट गरीबों के लिए और मध्यम वर्ग के लिए समर्पित होगा, ये बात समझ लीजिए। ये हमारी सरकार का, योगी सरकार का, हमारी पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान भी यही है कि समाज से जो कमजोर, सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति हो उसका ध्यान रखा जाए, उसके चेहरे पर खुशहाली लाई जाए। इसी विपक्ष कह रहा है कि पिछला बजट नहीं खर्च कर पाए हैं। सर, विपक्ष कह रहा है पिछला बजट नहीं। विपक्ष के पास निगेटिविटी के अलावा और कुछ भी नहीं। हमारे साथ में सुरेश खन्ना जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि विपक्ष के पास निगेटिविटी के अलावा कोई सवाल नहीं है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मैं संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने के न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि इस बार का बजट जनता के हित के लिए होगा और हित को देखते हुए ही लाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष जब भाषाओं पर भी टिप्पणी करने लगा है, जबकि सबको बोलने का अधिकार है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। ऐसे में यह विपक्ष की सिर्फ बौखलाहट है जो देखने को मिल रही है। विधानसभा सत्र में दानिश आजाद अंसारी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आज बजट सत्र शुरुआत हो चुकी है, कैसे देख रहे हैं इस बजट सत्र को? ये जो बजट सत्र शुरुआत हुआ है, जो बजट पेश होगा 2 दिन बाद,
निश्चित तौर पर हमें पूरा विश्वास है कि इस बजट से उत्तर प्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम योगी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने हमेशा ये भाव रखा है कि हमें उत्तर प्रदेश की सेवा करना है, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए, उत्तर प्रदेश के तालीम के लिए, उत्तर प्रदेश के रोजगार के लिए, उत्तर प्रदेश की उन्नति के लिए। ये योगी सरकार का हमेशा जो एजेंडा रहा है, ये बजट इस एजेंडे को और मजबूती देगा। भाषाओं का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं विपक्ष। ये बड़ी दुखद बात है। समाजवादी पार्टी भाजपा का विरोध करते करते भाषाओं का विरोध करने लगी। ये कतई एक्सेप्टेबल नहीं है। क्षेत्रीय भाषाओं को विकास से जोड़ने के लिए हमारा बुंदेलखंडी भाषा है, अवधी भाषा है, हमारी भोजपुरी भाषा है, इसको विकास से जोड़ने के लिए जो काम अभूतपूर्व काम आज सदन में हुआ, इसका स्वागत करने के बजाय उल्टा इसका विरोध करना, ये समाजवादी पार्टी के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। ये भी समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि पिछला बजट अभी तक खर्च नहीं हो पाया, नए बजट फिर से। ये तमाम केवल और केवल अपने राजनीतिक शगुफा ये जो है समाजवादी पार्टी छोड़ रही है, इसका धरातल पे वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी केवल और केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को पूरा करने के एजेंडे के साथ राजनीति कर रही है। आज तो कुछ लोग जो हैं जंजीर हाथ में पहन करके अपने आप को जकड़ियों से जकड़ करके विधानसभा के अंदर पहुंचते नजर आए हैं। ये देखिए केवल और केवल राजनीतिक स्टंट है। समाज देख रहा है कि ये केवल और केवल भ्रमजाल फैला के जनता को गुमराह करने की इनकी नीयत है। जनता इनका असली चरित्र, इनका असली कैरेक्टर जानती है। योगी सरकार ईमानदारी से प्रदेश के विकास को आगे बढ़ा रही है और योगी सरकार पे जनता को पूरा भरोसा है। ये थे हमारे साथ में दानिश आजाद अंसारी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ गुमराह करने की नीयत से जो है समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो काम करते हुए नजर आ रहे हैं। योगी सरकार निरंतर जो है जनता के हित में प्रयास करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ में संदीप मिश्रा, के न्यूज़, लखनऊ। और विधानसभा सत्र के पहले दिन ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जमकर नारेबाजी की और हंगामा किया। ऐसे में विधायिका पल्लवी पटेल ने की न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की मौत हुई, जिसका आंकड़ा सरकार ने अब तक नहीं जारी किया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कुंभ में सरकार की कोई भी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी सरकार निरंतर लोगों को बुलाती रही। समाजवादी पार्टी की विधायिका यहाँ पहुंची हुई हैं। आज पिछली बार जब आई थी तख्ती हाथ में थी आपकी, कहीं ना कहीं आरोप लगाती हुई अरे आज आप खाली हाथ घूम रही हैं विधानसभा में। नहीं, खाली हाथ नहीं हूँ। आज आप पिछली बार तख्ती की बात कर रहे हैं, इस बार दिमाग में एक सवाल है जो आपके माध्यम से जिस कालखंड में इस सत्र का आगाज हुआ है और जब इस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सूबा उत्तर प्रदेश महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, तो मेरे दिमाग में एक प्रश्न है उन तमाम श्रद्धालुओं की तरफ से देश विदेश और प्रदेश के कोने कोने से आ रहे हैं। सरकार से मेरा प्रश्न है कि आपकी जादुई दूरबीन ने 40 से 45 करोड़ लोगों ने जो उस कुंभ में लगाई, पुण्य की डुबकी लगाई, उसके तो फिगर्स, उसके तो आंकड़े आपने जागर कर दिए, लेकिन उसी कुंभ में जो अपने मन में एक सागर लेके गए थे आस्था का, उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों को वहां जान गंवाते देखा है, लापता होते देखा है। वो आंकड़े आपने अभी तक जनता के सामने पेश क्यों नहीं किए? क्योंकि असलियत ये है कि आपसे हवाई दावे करवा लो, आसमानी दावे करवा लो, मकर जाल बिछवा लो अपने शब्दों का, आपसे झूठे आंकड़े निकलवा लो, आप उसमें अद्भुत हैं, आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक वस्तुस्थिति की बात हो, जहाँ व्यवस्था की बात हो, जहाँ मानव जाति की संवेदनाएं, आस्थाओं से जुड़ी बात हो, वहाँ आप शून्य साबित होते हैं। और ये असल चाल चरित्र और चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का। गलती किसकी मान रही है आप? सरकार की मान रही है, ये जो वहाँ पे पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे उनकी, या जो अधिकारी जो काम कर रहे थे वहाँ पे उनकी गलती मान रही है? देखिए, सरकार और सरकार को चलाने वाले लोग जो हैं, उन्होंने इस बार दिव्य भव्य महाकुंभ, डिजिटलाइज महाकुंभ, इन तमाम चीज़ों के नाम पर, व्यवस्था प्रबंधन के नाम पर, वहाँ पर जो आस्थावान लोग आए थे उनकी आस्था और संवेदनाओं को लूटने का और उनको तिरस्कृत करने का जो पाप किया है ना इस बार उनके पाप को स्वयं माँ गंगा भी नहीं धो पाएंगी। और आप देखेंगे वो ये भूल गए हैं कि इस प्रदेश की जो 35 करोड़ जनता है, वो सरकार, इस प्रदेश की इस सरकार को 2027 महाकुंभ जो लोकतंत्र का होगा उसमें वो पुनः आपके सामने खड़ी होगी और आप मांगेगी। आप भारी बजट परसों आ रहा है, तो इस बजट कैसे देंगे? दीजिए, फिर बताऊंगी। वैसे क्या जनता को कुछ लाभ होने वाला से? मैं तो यही कहूंगी, आज सबसे अहम ये है कि महाकुंभ जो से जुड़ा है उस पे बात हो, उस पे चर्चा हो। कानून व्यवस्था आज कोई बात नहीं होगी। तो ये थे हमारे साथ पल्लवी पटेल, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके कहा जा सकता है कि महाकुंभ में लोग जो है आस्था की डुबकी लगाने के लिए गए थे, लेकिन कहीं न कहीं जो वो कारण थे कि एक तो व्यवस्था ना होनी सही से और ऊपर से वो अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। कैमरामैन रमेश के साथ संदीप, की न्यूज़।
सरकार में राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर ने से खास बात की। इस दौरान उन्होंने पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा है, सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए कभी हाथों में हथकड़ी तो भी तख्ती लेकर विधानसभा में आए आशाओं का विरोध करना है, जबकि बोलना क्या कुछ कहा आपको सुना आ रहे हैं जी। विधानसभा सत्र खत्म चुका है और आए हैं निकल करके रहे हैं इस बार सत्र को वेलकम बजट। देखिए, आप पूरी तरह से जानते हैं, मैं आपके माध्यम से ये जरूर बताना चाहता हूँ कि 2017 के बाद लगातार उत्तर प्रदेश के बारे में जो लोगों की सोच है, और मैं बड़ी विश्वास के साथ ये कह सकता हूँ कि इस बार का जो बजट होगा योगी जी की सरकार लेकर आएगी, वो प्रदेश का सबसे बड़ा बजट होगा। प्रदेश के विकास के लिए, चौमुखी विकास के लिए और प्रदेश को सर्व प्रदेश बनाने के लिए सरकार काम कर रही है, ये उसमें बहुत कारगर साबित है। बहुत से लोग तोमर जी आपने देखा इस बार की जो है जंजीर में जकड़ियां लगी हुई हथकड़ियों से बंधे हुए विधानसभा के अंदर पहुंच रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? देखिए, ये उन लोग की सोच और जिस तरह से उन पूरे प्रदेश को इन्हीं बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, ये लोग आज की रास्ते ऐसे ही अवरोध पैदा करके इन्होंने इस तरह से पहले देखा। आप देख सकते हैं कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकारों में क्या नहीं होता था, ये बेड़ियां उनका प्रतीक हैं, ये खा रहे हैं। इन्होंने पूरे प्रदेश को उन्हीं बेड़ियों में जकड़ कर रखा, लेकिन आज उत्तर प्रदेश 2017 के बाद अपने आप को स्वतंत्र कर रहा है और उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन की बढ़ा है। कुंभ पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि बीजेपी सरकार खड़े छुपाती हुई नजर आ रही है। देखिए, पूरा विश्व देख रहा है और विश्व में इस प्रशंसा है, और एक सनातन धर्म आज पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, तो लोगों पर वो हजम नहीं हो कि हमेशा इन्होंने सनातन विरोधी काम किए हैं। कुंभ के अवसर पर इन्होंने आचार्य बनाया तो सनातन धर्म का अपमान करने का काम अखिलेश जी ने किया था। इनकी देखिए, मुझे लगता है जो जैसे भाषाओं का विरोध। रमेश साथ में संदीप न्यूज। और खबर से जो डे चल रहा है और मैच का आयोजन जी वर्ड चल रहा है। मुख्य अतिथि ने शिरकत की है। के डायरेक्टर संजीव दीक्षित बुके देकर मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया है। डीपीएल लीग के तीसरे दिन का पहला मैच इंडियंस और डेन रॉयल चैलेंजर्स के बीच खेला गया। डेन इंडियंस के टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी है और चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 3 ओवर में 10 विकेट पर 192 रन का लक्ष्य बनाया है। डेन इंडियंस ने 20 ओवर में 152 ही रन 40 रन से मैच जीता है। चैलेंजर्स के शुभम दीक्षित 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 67 रन आए और मैन ऑफ द मैच भी चुना है। डीपीएल मैच 5वें नंबर का मैच था और टूर्नामेंट धीरे धीरे अपने शवाब आ जा रहा है। जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ी जोश चल रहा है। आज इंडियंस डेन रॉयल के बीच हुआ था, जिसमें कि डेन रॉयल्स ने 40 रनों से वो मैच एक तरफा 1 साइडेड होते हुए जीत लिया। क्योंकि 30 साल का लगभग ये इंडस्ट्री हो गई, तो लगभग तीसरी पीढ़ी आ रही है, तो ये सामंजस्य बना के रखा जाता है पहली से तीसरी तक कम से कम अपने रोल लेके इन्वॉल्व हो। और इसी बीच पटना से आ रही है खबर। पटना से आप खबर बता रहे हैं 3-4 बदमाशों के घर में छिपने की खबर है। से पर फायरिंग करके घर में घुसे 3-4 बदमाश इस वक्त की आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं पटना से। और मौके पर पहुंचे 4 थानों की पुलिस ने घर को घेरा है। बड़ी खबर बता रहे हैं और मौके पर 4 थानों की पुलिस भी पहुंच चुकी है और घर को घेर लिया गया है। अपराधियों को घर घेर करके आत्मसमर्पण को भी कहा गया है। पटना के कंकड़ बाग थाना क्षेत्र में मुठभेड़ हुई और इस दौरान एक घर में बदमाश गए। राम लखन पथ पर अचानक फायरिंग से हड़कंप मच गया। तो पटना में बदमाशों का लाइव एनकाउंटर जारी है। 4 थानों की पुलिस है। 3-4 बदमाशों के घर में छिपे होने की खबर है और इसी के साथ ही साथ फायरिंग करके घर में घुसे 3-4 बदमाश। ये मुठभेड़ के दौरान की बता रहे हैं खबर। पटना से ये खबर आपको बताते हैं। मौके पर पहुंची है 4 थानों की पुलिस और घर को घेर लिया गया है। बड़ी खबर पटना से बता रहे हैं इस वक्त को। अपराधियों को घेर कर आत्मसमर्पण करने को भी बोला गया है। तो पटना के कंकड़ थाना क्षेत्र में हुई और राम लखन पथ अचानक फायरिंग से हड़कंप गया।
पटना से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर पटना में बदमाशों का लाइव एनकाउंटर जारी है। मुठभेड़ के दौरान देखा जा रहा फायरिंग की गई और एक घर में बदमाशों के घुसे होने की बात आई, खबर निकलकर सामने आई और पुलिस 4 थानों की पुलिस पहुंची और घर को घेर लिया गया है चारों से और बार बार आप करने की बात पुलिस कही जा रही है। पर 4 थानों की पुलिस है, घर को घेर कर रखा हुआ है, बदमाश घर के अंदर घुसे हुए हैं। मौके पर 4 थानों की पुलिस पहुंची हुई है। पटना से आपको ये खबर बता रहे हैं, अपराधियों को घेर कर सरेंडर कर बोल रहा है। तो थाना क्षेत्र में पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई, पर फायरिंग हुई, के हड़कंप मच गया और बदमाशों का लाइव है अभी जारी है और खबर ये 4 बदमाश में हुए हैं। पर पहुंची है 4 थानों की पुलिस। खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की राजधानी पटना से खबर। तो पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में हुई है, थानों की हुई है, छत पर अचानक फायरिंग हुई, हड़कंप मच गया। और उत्तर प्रदेश को लेकर के विपक्ष ने सरकार कसा है। विधानसभा में समाजवादी के वरिष्ठ नेता प्रसाद पांडे ने कहा कि ये परसों सामने आएगा। आपको में क्या है, दावा किया कि सरकार उन्हीं कल्याणकारी योजना को दोहरा रही है जो अखिलेश यादव के कार्यकाल में शुरू की गई थी। पांडे ने चुनौती देते हुए कहा कि अगर सरकार ने कुछ नया किया हो तो बताएं, बल्कि ठोस काम की है। चलना था उतना चला। योगी बाबा कह रहे हैं कि अपने को अंग्रेजी माध्यम देते हैं, गरीब को उनका अपना एजेंडा, उनका एजेंडा तो मुसलमान बात करेंगे तो उसी पर भाषा की होती नहीं। अंग्रेजी पढ़ो, थॉमस हार्डी पढ़ो, वर्ड्सवर्थ पढ़ो, कीट्स पढ़ो, शेली पढ़ो, इस विद्वान है ना अंग्रेजी बैठे हैं समाज। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ को पढ़ो, शेक्सपियर पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं। हमने जो विरोध किया कि विधानसभा में अभी हिंदी चलती थी, हरी 4 भोजपुरी है, ये बुंदेलखंड ब्रज भाषा है, ये भाषाएं में बोला जाए तो इसका विरोध नहीं है, क्योंकि इसको जब बोलेंगे तो लोग अपने क्षेत्र में समझेंगे। लेकिन अंग्रेजी बोलने पर कौन क्षेत्र में समझेगा, गाँव वाला कौन समझेगा। तो मैंने उसी का विरोध किया कि अंग्रेजी नहीं चाहिए, आपको और करना है तो आप उर्दू कर दो, संस्कृत कर दो। संस्कृत हमारी भाषा है, संस्कृत भी हो जाए। उस करके उनका एजेंडा चलाना था, जबरदस्त कठमुल्ला बना। आश्चर्य मुझे बताया गया कि जब मैं बोल रहा था मेरी माइक भी बंद कर दी गई कि मेरी आवाज़ सामने। तो और इस विधाता की जो गा रही है, जो उत्तर प्रदेश की है कि हिंदी भाषी प्रदेश और को मजबूत करने का, राष्ट्र बनाने का जो संविधान निर्माताओं ने प्रण लिया था, वो पूरा करने हिंदी भाषी है। किसी प्रदेश में ऐसा नहीं है कि वो उत्तरी में है, भारत में है, यहाँ बोली जाएगी तो तमिलनाडु में बोली जाएगी। और उत्तर प्रदेश विधान सत्र के दौरान परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने विपक्ष ने साथ कहा है कि विपक्ष को सैफई महोत्सव जैसे आयोजन पसंद है, लेकिन आज पूरा देश विदेश उत्तर प्रदेश की ओर सम्मान से देख रहा है। उन्होंने के न्यूज से बातचीत में कहा कि सरकार का ये बजट जनता के लिए ऐतिहासिक होगा और विकास को नई दिशा देगा। विपक्ष की आलोचना पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार प्रदेश के उत्थान के लिए काम कर रही है, जबकि विपक्ष पुरानी परंपराओं में उलझा हुआ है। सत्र की शुरुआत विपक्ष मुद्दों से भाग रहा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष को अवसर होता है सदन में अपनी बात को रखना। मैंने सरकार का जो चीजें उनको गलत नजर आती है तो उसको बना, ये विपक्ष का कार्य है। अब विपक्ष उसी से भाग रहा है, उसको अवसर कुछ कहिए, वो खाना नहीं खाता है, मुद्दा नहीं है तो कर दो, बस यही। सत्र चला जाता है कि प्रदेश की उन्नति पर बात होती पर चर्चा
और जिस रुख रहता है हर बार सत्र में, और इस बार महाकुंभ को लेकर लगातार विपक्ष चर्चा कर रहा है कि महाकुंभ जिस तरह से हादसा हुआ वो कहीं सरकार का फेलियर है, कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं थी वो कटिबद्ध नहीं की गई, इस वजह से यह हादसा हुआ। कैसे देखते हैं? इतना बड़ा आयोजन, दुनिया का इतना बड़ा धार्मिक आयोजन कहीं आज नहीं हुआ। 50 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा चुके हों। दोनों देश की आप यदि जनसंख्या देखेंगे तो उससे ज्यादा डुबकी लगा चुके। कई राष्ट्राध्यक्ष आकर के डुबकी रहे, कई देशों के प्रतिनिधि डुबकी लगा रहे हैं, पूरा भाग उनकी तरफ चल चुका। ये इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब कुंभ शुरू नहीं हुआ उसके पहले कमी ढूंढ निकाल लीजिए अपने उसमें, क्या जब कुंभ शुरू नहीं हुआ था तभी से कमी ढूंढ रहे थे। तो ये तो अवसर कि कौन सी बात हमको मिल जाए, ये इसलिए नहीं इनको करना चाहिए कि दुनिया का बड़ा भारत में हो रहा, दुनिया आपकी तरह दुनिया ने रिसर्च की है कि इतनी संख्या लोग हैं और पीड़ित होकर के जा रहे हैं, क्या हिंद की आज इसको स्वीकार कर रही है, लेकिन ये इसलिए नहीं स्वीकार करते कि इनको अच्छा लगता था, ये कलाकारों को बुला करते इनको अच्छा लगता था और हजारों करोड़ रुपया खर्च करते थे और हवाई अड्डा बनाते थे। आज योगी जी की सरकार तो वहाँ पर दिव्य व्यवस्था किया गया। क्या लगता है जो बजट सत्र होगा जनता के फैसले लिए जाएंगे? इस बार का बजट उत्तर इसके बजट होगा, सबसे बड़ा होगा, ट्रिलियन का इकोनॉमी उत्तर बनेगा और उत्तर प्रदेश के तो ये बजट होगा सब पर योगी जी ने समाज हर वर्ग के लिए उसका बजट। तो ये परिवहन मंत्री दयाशंकर थे जो सत्र के विपक्ष की जिम्मेदारी है कि तमाम मुद्दे कर चले और चर्चा हो। सहयोगी रमेश के साथ तिवारी के न्यूज। और उत्तर प्रदेश का बजट 20 फरवरी को पेश किया जाएगा। डीसीएम केशव मौर्य ने दावा किया कि यह बजट प्रदेश की 25 करोड़ जनता कल्याण के लिए शानदार होगा। उन्होंने क्या कुछ है ये सुनाते हैं। समाजवादी का चरित्र क्या है, लोकतंत्र विरोधी है, जन विरोध है। महान राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान जया आचरण समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने किया, उससे शर्मनाक महान राज्यपाल जी को अपना अभिभाषण अधूरा ना पड़ा। इसके लिए समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव जी और उनके सदस्यों को महामहिम जी से भी क्षमा मांगनी चाहिए, प्रदेश की जनता से भी क्षमा मांगना चाहिए। सकारात्मक विपक्ष भूमिका निभा नीति है, जो नकारात्मक भूमिका उसने निभाने का काम किया है। इस सजा को 10 उपचुनाव में से 8 सीटें होने के बाद अगर नहीं आया, 27 में समाजवादी पार्टी बनेगी। और मेरठ जहां पर तिनापुर कैलाश मूर्ति का मामला आया है सामने, जनजागरण मंच ने एसएसपी ऑफिस पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर चोरी हुई मूर्ति बरामदगी की मांग की गई और एसएसपी ने मूर्तियां बरामद करने का आश्वासन भी दिए। 12 फरवरी को कैलाश मंदिर सजी की गई थी। 2 अष्टधातु की मूर्तियां हस्तिपुर थाना क्षेत्र के जैन मंदिर का है मामला। समाजवादी पार्टी का मूर्ति जो हसनापुर मंदिर से एसएसपी साहब को देने मांग है कि जो धातु की मूर्तियां जैन हसनापुर से चोरी की गई है वो सब प्राप्त करके बरामद करके जैन समाज को सपोर्ट से मेरठ से है मैं और जैन जागरूकता मंच महानगर मेरठ के मैं उप मंत्री प्रदीप कुमार हूँ और अन्य जो मेरे साथियों ने एक ज्ञापन एसएसपी साहब दिया है। एसएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही वन की मूर्ति बरामद कर जैन समाज को सपोर्टेंगे और पुलिस प्रशासन से इसमें लगा हुआ ये आश्वासन एसएसपी साहब ने दिया है। शीघ्र से यह मूर्तियां बरामद करके जैन समाज के सम्मान को रखें, उन्होंने इसका पूर्ण आश्वासन हम लोगों को। और खबर कानपुर से है, जहां पर आईपीएल की तर्ज पर डेन प्रीमियर लीग सीजन 11 चल रहा है और मैच का आयोजन जेएमडी वर्ड स्कूल के ग्राउंड में चल रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में जिला पूर्ति अधिकारी ने शिरकत की। जेएमडी ग्रुप के डायरेक्टर संजीव दीक्षित बुके देकर उन्हें मुख्य अतिथि का स्वागत किया है। डीपीएल लीग के तीसरे दिन का पहला मैच डेन इंडियंस और डेन रॉयल चैलेंजर के बीच खेला गया। डेन इंडियंस की टीम ने टॉस जीतकर फील्डिंग चुनी और रॉयल चैलेंजर्स ने पहले बैटिंग करते हुए 18 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 192 रन का लक्ष्य बनाया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी डेन इंडियंस ने 20 ओवर में 152 ही रन बना सकी। डेन रॉयल चैलेंजर्स ने 40 रन से मैच जीता है। डेन चैलेंजर्स के शुभम दीक्षित ने 10 चौके और 4 छक्के की मदद से 77 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच भी इन्हें चुना गया है। डीपीएल सीजन 11 का तीसरा दिन मैच 5वें नंबर का मैच था और
टूर्नामेंट अपने धीरे धीरे अपने शवाब पे आता जा रहा है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहे हैं, खिलाड़ियों में और जोश बढ़ता चला रहा है। आज पहला मैच इंडियन इंडियंस और इंडियन रॉयल के बीच हुआ था, जिसमें कि इंडियन रॉयल्स ने 40 रनों से वो मैच एक तरफा वन साइडेड होते हुए जीत लिया। क्योंकि 30 साल का लगभग ये इंडस्ट्री हो गई, तो लगभग तीसरी पीढ़ी आ रही है, तो ये सामंजस्य बना के रखा जाता है कि पहली पीढ़ी से लेकर तीसरी पीढ़ी तक कम से कम हर आदमी अपने अपने रोल को लेकर इन्वॉल्व हो। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।